सीजेपी की प्रोटेस्ट के बाद विपक्ष को एक नई ऊर्जा मिल गई है। उन्हें इसमें एक उम्मीद नजर आ रही है कि हाँ, सरकार के खिलाफ जेन ज़ी जिसे कहा जाता है, युवा वर्ग जो है एक बड़ा वोट बैंक, कहीं ना कहीं उसके अंदर सरकार को लेकर असंतोष है, रोष है और यही वो इनकैश करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष सीजेपी को क्रेडिट नहीं देना चाहता है, बनता भी है, समझ में आता है कि उन्हीं के वोट काटेंगे, उन्हीं की राजनीति जो है स्पॉइल करेंगे, लेकिन उन्हें एक उम्मीद जग रही है कि अगर देश का युवा सरकार से विमुख है, नाराज है, तो क्या देश का मूड और मिजाज जो है वो बदल रहा है। क्योंकि लगातार मिल रही हार ने विपक्ष को बैकफुट पे धकेला हुआ था, काफी उदासीन अप्रोच अपनाई हुई थी और अब कुछ मुद्दे भी हाथ लगे हैं। प्लस ये पूरा का पूरा जो प्रदर्शन हुआ उसके बाद सरकार को पहली बार ऐसा लगा कि सरकार हाँ झुकी है। अब तक 12 सालों में 3 ही ऐसे मौके आए हैं जब सरकार ने अपने फैसले, बड़े फैसले इस तरह से पलटे हों। तो ऐसे में यहाँ से अब क्या देश का मूड वाकई में बदल रहा है? जेन ज़ी को कौन से मुद्दे हैं जो वाकई में इफेक्ट करते हैं? जेन ज़ी इन तमाम मुद्दों से कैसे और कितना प्रभावित होता है, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वुड वाइब से राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, आप जनता के मूड को, मिजाज को पढ़ते हैं, साइकोलॉजी का भी काम करते हैं, मुद्दों को भी पकड़ते हैं। जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे के मोमेंटम को भी आपने भांपने की अपने स्तर पे, एक सर्वे नहीं तो अपने स्तर पे तो कोशिश की होगी। सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद आपको लग रहा है कि भाई एक अनथिंकेबल जो था कि भाई ये सरकार जो है वो एक हाई में चली जा रही है, उस पर कहीं कुछ एक, जिसे कहते हैं ना, अश्वमेध का घोड़ा कहीं रुकता हुआ दिख रहा है? नहीं, एसेंशियली क्या था कि 2024 में जो भी सेटबैक मिला बीजेपी को, उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे विधानसभा चुनावों में उनको प्रचंड जीत मिली और एक तरह से न्यूट्रलाइज हो गया जो भी आपका लॉसेस था 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। ये मुद्दा जो है वो काफ़ी दिनों से ज़रूर, क्योंकि ये बेरोज़गारी से लिंक्ड है, क्योंकि हमने जैसा पहले भी डिस्कस किया, नीट पेपर लीक ट्रिगर पॉइंट है। बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी का है। बेरोज़गारी का मुद्दा एक डिसकंटेंट है युवाओं में और वो एक डिस्कनेक्ट है। तो अब क्योंकि इसका जो क्रेडिट है वो लार्जली युवाओं को और सीजेपी को जा रहा है, इसका क्रेडिट विपक्ष लेने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन क्योंकि विपक्ष भी इन्हीं मुद्दों को पिछले 10-12 साल से उठा रहा था, लेकिन उसको सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन नहीं मिल रहा था अभी तक। ऐसा क्यों है? क्योंकि विपक्ष जो है, किसी भी ऑपोजिशन के 3 काम होते हैं। एक होता है अपोज करना, दूसरा होता है ऑल्टरनेटिव विजन प्रोवाइड करना और तीसरा होता है कि जब भी सरकार कुछ अच्छा काम करे उसको सपोर्ट करना। विपक्ष पिछले 12 सालों में लार्जली अपोज करने पर फोकस्ड है। तो यानी अगर बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है तो वो सॉल्व कैसे होगा, उसके ऊपर टेंजिबल सॉल्यूशंस विपक्ष लेकर के आया नहीं है अभी तक। तो मुझे लगता है जब तक विपक्ष टेंजिबल सॉल्यूशंस लेकर के नहीं आता है कि बेरोजगारी कैसे सॉल्व हो। अगर आप नीट पेपर लीक मामला भी देखें तो जब पेपर लीक का बिल सदन में पास हुआ या पेश हुआ है तो विपक्ष का कहना है कि इस बिल में कुछ नहीं है, ये सब आई वॉश है। तो अगर बिल में कुछ नहीं है, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो विपक्ष ने क्या कोई सजेशन दिया कि इस बिल को कैसे इम्प्रूव किया जाए? जो टास्क फोर्स बना है उसको कहीं ना कहीं डिस्क्रेडिट करने की भी कोशिश करी जा रही है एग्जाम रिफॉर्म्स के ऊपर। तो ये समझना विपक्ष को बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ क्रिटिसाइज करने से काम नहीं होगा, यू हैव टू प्रोवाइड टेंजिबल सोल्यूशन। वहीं अगर आप बीजेपी देखें तो बीजेपी ने जब भांप ली कि ये मुद्दा क्योंकि एक बॉटल्ड अप, एक तरह से डिसकंटेंट था और पटल पर आ गया, उसके बाद प्रधानमंत्री ने खुद डायरेक्टली कम्युनिकेट करना शुरू किया युवाओं के साथ। एग्ज़ाम रिफॉर्म्स के ऊपर कमेटी बनी, एनटीए में एक्शन लिया गया और पेपर लीक बिल जो पिछले 2024 में पास हुआ था उसको दुरुस्त किया गया और भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो अगर आप एज ए युवा देखेंगे, मतलब अगर युवा है तो वो देख रहा है कि भाई विपक्ष है, वो हमारे प्रोटेस्ट पे क्रेडिट लेना चाह रहा है, ना वो उसमें शामिल हुआ, ना वो लोगों को इकट्ठा कर पाया, ना उसने आज तक कोई टेंजिबल सोल्यूशन दिया है। जबकि सरकार है जिससे हमारी नाराज़गी रही है, बट एटलीस्ट इट इज़ टेकिंग कोर्स करेक्शन, डायलॉग उसने इस्टेब्लिश करी है और वो बात कर रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसका कोई खास विपक्ष को फ़ायदा होगा जब तक वो कोई टेंजिबल सॉल्यूशंस ना प्रोवाइड करे। तो यानी कि जो मूड की बात है, जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि भाई देखिए आपसे इतने नाराज़गी है, आपसे इतना गुस्सा है, आपके साथ इतना लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, तो वो नैरेटिव बिल्डिंग हो सकता है, लेकिन ग्राउंड पे जब अगर आप कल को जाएं जनता के बीच में तो उसका वो मोमेंटम आपको और वो जैसे कहते हैं ना टच पॉइंट वो नहीं मिल रहा। नैरेटिव बिल्डिंग है, बट नैरेटिव बिल्डिंग तो विपक्ष ने क्रिएट किया है, करेक्ट। स्टूडेंट्स की तो मांगे थी, जायज़ मांगी थी, उनको लग रहा है कि भाई हमने ये मुद्दे उठाए, सरकार ने हमसे डिस्कस किया, हमने 3 मांगे रखी, तीनों तो मतलब यहाँ शांत हो गया। अगर मैं कहीं ना कहीं शांत हो गया मैं कहूँगा, क्योंकि जैसे अगर मेरा मूड है, डिसग्रंटेड है, मैं नाराज़ हूँ, मेरी शिकायतें हैं,
तो भाई उसका असर विपक्ष का काम है, वो उम्मीद करेगा कि इसको और ज़्यादा भुनाए, मतलब आग में घी डालने का काम करे ताकि कल को ये वोट में नेगेटिव वोट पे कन्वर्ट हो जाए। विपक्ष वही करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस जो आग थी उसमें सरकार ने विपक्ष के घी डालने से पहले पानी डाल दिया? काफी हद तक मुझे लगता है कि डिसकंटेंट को मैनेज कर लिया गया है। ऑफ कोर्स बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस का है, जिस पे भी हम देखेंगे कि धीरे धीरे जो है सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा और धीरे धीरे स्टेप्स लेना पड़ेगा। और जो रिप्रेजेंटेशन की हमने भी बात करी है वो भी हम देखेंगे कि कैबिनेट रिशफल में और जो नितिन नवीन की नई टीम होगी उसमें भी नए युवाओं को इंक्लूड किया जाएगा, जिससे क्या है युवाओं की वॉइस जो है वो सरकार में भी सुनाई दी जाए और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में भी दिखे। तो उससे क्या होगा, डिस्कनेक्ट जो है वो धीरे धीरे टूट जाएगा। देखिए अभी जो अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, जो पैलेट गन्स वाली, अगर आप बात देखें जो विपक्ष उठा रहा है, स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स ने अपने 3 डिमांड्स में इस बात को नहीं रखा। तो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे एक्चुअली उन लोगों ने इस विषय को उठाया ही नहीं। लेकिन अब एक नया मुद्दा निकल आया ना, आप देखिएगा सौरभ दास हो या फिर अभिजीत रंका हो या फिर यहाँ पे दिप्के हो, अभिजीत दिप्के हो, तो वो सब लोग कह रहे हैं कि भाई अब्यूसिव लैंग्वेज, कि भाई उसके ऊपर आप लोग जो हैं क्रिमिनल केसेस मत कीजिए, आप उस पर डिफेमेशन कीजिए। वो ये नहीं कह रहे कि हम अब्यूसिव लैंग्वेज का समर्थन कर रहे हैं, बाकायदा पुरानी नेताओं की अब्यूसिव लैंग्वेज निकाल के अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस बात को रख रहे हैं, है ना। कई जगह मैं देख रही थी ऐसे स्लोगन्स चल रहे थे कि आपको नेता दागी चलेगा बट प्रोटेस्टर आपको संस्कारी चाहिए। तो एक मोमेंटम अभी भी चले जा रहा है, मतलब नहीं देखिए एक तो बात है कि दे हैव टेस्टेड ब्लड, ठीक है, उनको भी ये दिख रहा है कि जो काम विपक्ष नहीं कर पाया है पिछले 10 या 12 सालों में वो हमने कर लिया। करेक्ट। और क्योंकि मुद्दा तो नीट पेपर लीक एक मुद्दा है युवाओं का, तो कहीं ना कहीं क्योंकि उन्होंने अपने पॉलिटिकल एफिलिएशंस नहीं, एम्बिशंस को भी ऐसा नहीं कि दरकिनार कर दिया या सीधा मना कर दिया है कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाने वाले। जैसा हमने अपने सर्वे में भी पूछा था वोट वाइब में, तो 27% लोग ये कह रहे थे कि यूथ फोकस पार्टी चलिए स्पेस है, ठीक है, और 37% लोग ये भी कह रहे थे कि कॉकरोच जनता पार्टी को पार्टी बनानी चाहिए। तो ये भी एक तो आप अगर 30 साल 35 साल की उम्र में जो विपक्ष झुका नहीं पा रही है सरकार, अगर आपको दिख रहा है कि आप झुकाने में कामयाब रहे हैं, आप 20,000 25,000 लोग इकट्ठा कर रहे हैं, आपने जेन्युइन मुद्दे को उठाया है, तो आपको कहीं ना कहीं रहेगा कि भाई और भी मुद्दे उठाए, जो और एक वोट बैंक है जो कि डिसकंटेंट है और एक बड़ा वोट बैंक है, और एक बड़ा वोट बैंक है। 29% और 18 से 40 तो 40%, 40% 18 से 40% है, उसको आप युवा माने क्योंकि भाई ठीक है, ठीक है, माना जा मतलब सकता है, कैरीड हो जाता है, स्पिल ओवर हो जाता है। मतलब अगर एक मोमेंटम बना है 18 से 29 में, तो 29 मतलब 29 से 40 वाले में 10-11 साल में मोमेंटम कैरीड होने के चांसेस रहते हैं। सर अब ये जरा समझाइए कि अब विपक्ष का दूसरा मुद्दा था भाई, ये तो पेपर लीक पर स्ट्रेंथन कानून ला के पास करा के मामला धीरे धीरे सरकार के इसको डाई डाउन कर रही है। दूसरा मुद्दा उठा लिया है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा। भाई इससे हमारे माता पिता, एक जनरेशन जिसने ये आंदोलन देखा, जो पूरी चीज़ करी, जो स्पिरिचुअली ज़्यादा डिवोटेड है, तो वो इफेक्ट तो होती है, लेकिन क्या इससे देश का युवा भी उतना ही कनेक्टेड फील करता है? तो देखिए देश का युवा जो है वो लार्जली अपने मुद्दों यानी बेरोजगारी, जॉब्स, थ्रेट ऑफ एआई, रिप्रेजेंटेशन, गवर्नेंस पावर, नहीं मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही नहीं करता है, उसमें कुछ एक वर्ग छोटा हो सकता है जो हिंदुत्व या क्योंकि आस्था की बात है, इन सब चीज़ों पर उनका असर होता है, बट लार्जली इशू बेस्ड सपोर्ट और इशू बेस्ड चैलेंजेस जो है ये जो वर्ग है वो रेस करता है, इशू बेस्ड सपोर्ट करता है, इशू बेस्ड मुद्दे उठाता है, यानी कि जो इस उम्र में जरूरत होती है उनको इम्पैक्ट अच्छी शिक्षा मिल जाए, हाँ, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा रहन सहन हो, अच्छा एनवायरनमेंट हो, रहने के लिए सुरक्षा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, तो बेसिकली जो एक एनी यूथ इंस्पायर करता है, एस्पायर करता है, वही ये लोग भी करते हैं। बाकी सारे मुद्दे लेटर ऑन आते हैं, मतलब क्योंकि भाई उनकी तो भाई पहली अगर उनको जॉब नहीं मिलता है तो अपने घर परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकते। और भारत आज भी भाई खाली पेट तो ना होए भजन गोपाला, ये तो कहा ही जाता है। तो यानी कि इनके मुद्दों में राम मंदिर का चढ़ावा चोरी का मुद्दा बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालेगा, ये तो कम से कम यहाँ पे अमिताभ जी को नहीं लग रहा है। सर एक और चीज़ अभी आज ही की आई, और क्योंकि यंग ऑफिसर की हत्या का मामला था, IB ऑफिसर अंकित शर्मा, और उसमें ताहिर हुसैन जो आपके काउंसलर थे, हालांकि बाद में उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था, एक खास एक पूरा से कहते हैं ना, एक पूरा रिप्रेजेंटेशन है ताहिर हुसैन अपने आप में
क्या सोच है, कौन सा समुदाय उनके साथ किस तरह से खड़ा रहता है, कैसे उनका नेक्सस काम करता है। तो जब इस तरह की खबरें आती हैं तो जेन ज़ी जो है वो इनको कैसे लेता है? मतलब देखिए, जेन ज़ी के लिए ये आम खबर ही है कि भाई अगर किसी ने दंगा उकसाया है, भले ही वो किसी धर्म या जाति का हो, और किसी ने जो CBI, ED यानी जो कानून को के रक्षक एक तरह से आप कर लें, उनके खिलाफ अगर किसी ने कुछ किया है तो लॉ विल टेक्स इट्स ओन कोर्स। तो लॉ जो है हमारा अभी तो जैसे संविधान दिखाने मजबूत की है। कोशिश की जा रही है 2026 में। वे देखिए कुछ भी है, अंकित शर्मा यंग ऑफिसर, वो भी जेन ज़ी थे ना उस वक्त। वो देश की सुरक्षा के लिए खिलवाड़ ना हो, दंगे ना भड़के, दिल्ली बची रहे, इसके लिए उस युवा को अपनी जान न्यौछावर करनी पड़ती। वो ड्यूटी तो कर रहा था, लाइन ऑफ ड्यूटी तो था वो, IB के इनपुट जिता रहा था। तो आज अभी जिस तरह से टसल दिखाने की कोशिश की जा रही है दिल्ली पुलिस वर्सेस ये पूरा स्टूडेंट प्रोटेस्ट में, तो कहीं ना कहीं इसको मैं समझना चाहती हूँ आपसे। तो देखिए, दिल्ली पुलिस वर्सेस स्टूडेंट प्रोटेस्ट का जो टसल है वो लार्जली जो एक्शन 20 तारीख का है या उसके इर्द गिर्द का है, उससे रिलेटेड है। ये जो मामला है दिल्ली पुलिस वर्सेस अराजक तत्व है लार्जली, ठीक है। और देश का वो ये युवा ये देख रहा है कि भाई दंगे जो हैं वो गलत हैं, किसी ने भी फैलाए हो, किसी ने भी किया हो। और अगर नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रही है कोई भी बॉडी या कोई भी संस्था कि भाई जो लोग किसी धर्म या जाति के आधार पर उनके खिलाफ ये लीगल प्रोसेस या लीगल सिस्टम उनको एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है एज अ क्रिमिनल, तो आई डोंट थिंक ये उसमें सेल होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगेन लार्जली उनको अपने इशू से मतलब है और फेयरनेस से मतलब है, फेयरनेस, करेक्ट। एंड दे बिलीव इन द लीगल सिस्टम। ऐसा नहीं है कि भारत के लीगल सिस्टम और संविधान पे जेन ज़ी को भरोसा नहीं है। जो भी डायलॉग और डिस्कशन हो रहा है, जो भी पेपर लीक के खिलाफ बिल पास हुआ है, वो संविधान के ढांचे में ही हुआ है। तो आई डोंट थिंक ये रिलीजियस नैरेटिव, फैनेटिज्म, ये कोई खास वो भी नहीं चाहेंगे कि उनका नाम जो है वो पढ़े लिखे जिम्मेदार हमारे देश के युवा हैं, वो भी नहीं चाहेंगे कि उनका नाम जो है हिस्ट्री शीटर, अपराधियों, अराजक तत्व उनके आंदोलन को हाईजैक करें या उनकी इमेज के साथ एसोसिएटेड नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखना होगा। सर एक चीज़ और कि यहाँ पर अब हम देख रहे हैं, आपने खुद ही कहा था कि भाई एक इलेक्शन फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और ये वाला इलेक्शन इंस्टाग्राम, मतलब जो तमिलनाडु का तो था, तो अचानक से ना इंस्टाग्राम में बाढ़ सी आ गई। ऐसा लग रहा है हर नेता, हर पार्टी अब वो काम कर रही है जो इंस्टाग्राम की रील करके वायरल हो जाए, वायरल होना चाह रहा है हर कोई। तो ये डेस्परेशन जो है ये काम आएगी जेन ज़ी में? देखिए, डेस्परेशन काम नहीं आएगी। देखिए क्या है कि शायद हमने पहले डिस्कस किया था कि नहीं, कि अभी लार्जली अभी तक नरेंद्र मोदी जी का इमेज स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर, स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट, स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व लीडर, तो कम्युनिकेशन स्टाइल भी स्ट्रॉन्ग वन वे कम्युनिकेशन लार्ज, ठीक है, एंड डायरेक्टली विद द पीपल, ठीक है। और वो लास्ट 10-12 साल से मन की बात, रैलीज एक्सेट्रा में हो रहा है। अब यहाँ से जो है लीडर हु लिसन्स, और वो मोदी जी ने भी एस्टैब्लिश किया जब उनको दिखा कि युवाओं में रोष, डिस्कंटेंट है और जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है और जायज़ मांगे हैं, तो उन्होंने उनके ही मीडियम पर आकर के उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया। अब क्या हो रहा है कि इस होड़ में सब लोग इंस्टाग्राम अकाउंट में, अब कोई 40-50 साल का तो लीडर कोई नहीं है, ज़्यादातर 60 साल के लीडर, 65 साल के लीडर, वो उनकी भाषा बोलने लगे, माइक्रो क्लैप्स, डिडुलू, वो उनकी भाषा बोलने लगे। वास्तवगुनिया, तो वो क्या चल रहा है? मुझे नहीं लग रहा है कि जेल होने वाला है, ठीक है। उनका है कि भाई हमारी बात सुनिए। ऑफ कोर्स अब 60 साल का लीडर कोशिश करे कि भाई जेन ज़ी की तरह बनूं या उसकी तरह एक्ट करूं, उसकी तरफ बिहेव करूं, उसके टोन में बात करूं, स्लैंग्स यूज़ करूं, उनकी डिमांड ये नहीं है। उनकी डिमांड है कि जो डिस्कनेक्ट है, जो हमारी बात आपको समझ नहीं आ रही है, हमारी बात सुनिए और अगर आपको उचित लगे तो उसके ऊपर एक्शन लीजिए। वायरल होने से काम नहीं चलेगा। वायरल होने से काम नहीं चलेगा। वायरल देखिए, क्या होता है कि सब लोग देखता है कि भाई प्रधानमंत्री ने वीडियो पोस्ट किया, 3 करोड़ उसके व्यूज़ हो गए, ठीक है, तो वो प्रधानमंत्री हैं। वो किसी भी मीडियम पर जब अपना मैसेज डालते हैं तो उनकी एक जो शैली है, उनकी एक जो डायरेक्ट हार्ट टू हार्ट एस्टैब्लिश करने की कनेक्ट जो उनकी खासियत है या कैपेबिलिटी है, वो दूसरे लीडर्स में तो नहीं है ना। तो अगर आप उनको कॉपी भी करने की कोशिश करेंगे तो आप वो कर नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है।
और कैंपेन जरूर मस्त होने वाले हैं, क्योंकि हाँ। अब सबने ये तय कर लिया है कि जेनजी को लुभाना है। भाई 40% वोट है 18 से, अगर आप 40 तक को कैलकुलेट कर लें, यानी कि 29 तक होता है जेनजी, लेकिन अगर आप उसको आगे 11 साल और थोड़ा स्पिल ओवर दे दें तो यहाँ पर सभी उसी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तय है कि भाई अगले इलेक्शन कैंपेन जो वीडियोस आने वाले हैं, जो प्रचार होने वाला है, वो बहुत दिलचस्प होने वाला है और उसको लुभाने के लिए हर कोई कोशिश करेगा। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है, मतलब डिनायल नहीं है। सर के सर्वे में तो यही दिया है कि 37% लोग चाहते हैं कि सीजेपी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ले, और वहाँ जैसे उन्होंने ज्वाइनिंग मूवमेंट और ये सब कुछ कर दिया है, Correct, तो उसी राह पे चांसेस चल हैं कि उसी राह पे चल रहे हैं। चलिए, तो सर से लगातार बातचीत होती रहेगी। फर्दर जब सर सर्वे करके आएंगे ग्राउंड जीरो पे, ये जेनजी के मुद्दे, कौन सा नेता पसंद, तमाम चीज़ों पे, तो फिर किसी दिन और बैठेंगे। आज आप हमारे साथ इस चर्चा में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विनाश का पंच में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।